हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक काल की परिस्थितियों के बारे में। तो देखिए, जो भी आधुनिक काल की परिस्थितियां रही हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें आती है हमारी जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। तो ये सब हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक काल की परिस्थितियों के बारे में, जो कि संवत 1900 से आज तक है। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, 1900 से इसका आरंभ है। तो देखिए, जो 1900 है तो आरंभ संवत 1900 से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो आरंभ है वो संवत 1900 से स्वीकारा है। परंतु नवीन प्रवृत्तियों का आरंभ एकाएक नहीं होता है। इसमें कुछ वर्ष पूर्व ही आधुनिक कालीन साहित्य की विशेषताओं के बीज पनपने आरंभ हो गए थे और पूर्ण रूप से जो है तो पल्लवित संवत 1925 में ही ये हुए थे। कब हुआ था आरंभ इसका आधुनिक काल का? तो संवत 1925 में। तात्पर्य ये है कि लगभग 75 वर्ष का समय 1850 से 1925 इसको संधि काल कहा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन भी हमारा आता है कि संधि काल कौन से टाइम पीरियड को कहा जाता है? तो 1850 से 1925 को। नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नवीन चेतना और नवजागरण का विकास बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और इस काल में पद्य के साथ गद्य को इतना अधिक अपनाया गया कि आचार्य शुक्ल ने इस काल को गद्य काल कहकर पुकारा। तो किसने पुकारा इसको गद्य काल? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इसको गद्य काल कहकर पुकारा गया। पद्य के साथ गद्य की बहुत अधिक इसको अपनाया गया था, इसलिए इसको गद्य काल का नाम दिया गया। और आधुनिक काल से पूर्व जनजीवन उपेक्षित रहा, परंतु इसमें साहित्य का विषय सामान्य जनजीवन है। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का विकास और परिष्कार इस युग की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन सभी प्रवृत्तियों के बीज इस युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि में दृष्टिगोचर होते हैं। तो देखिए, हम डिस्कस करेंगे अब राजनीतिक परिस्थितियाँ। और ये बहुत सारे जो हमारे हिंदी साहित्य के पेपर होते हैं, आप किसी भी पेपर को यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे वो KBS का है, EMRS है हमारा, TGT का है, LT का है। तो कोई भी हमारा पेपर आता है तो उसमें ये सब जो क्वेश्चन हैं, चाहे हमारे MA के ही पेपर हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है तो आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर आ गया पॉइंट, वो आ गया राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो आधुनिक काल के आरंभ के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है सारे भारत में दृढ़ हो चुका था। ज्यों-ज्यों कंपनी का प्रभाव बढ़ रहा था, त्यों-त्यों भारतवासियों पर कंपनी के अधिकारियों के अत्याचार बढ़ रहे थे। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के फलस्वरूप कई देसी रियासतों को कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। सन 1854 में झांसी, सतारा, नागपुर आदि की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, जिससे अंग्रेजी राज्य का विस्तार होने लगा। तो देखिए, ये थी यहाँ की इम्पोर्टेंट घटना। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट घटना है वो है सन 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जो अवस्थित योजना तथा कुछ रियासतों के नवाबों और राजाओं की गद्दारी के कारण सफल ना हो सका। और देखिए क्यों हुआ था? क्योंकि कुछ जो हमारे राजा महाराजा थे, नवाब थे, उनकी गद्दारी के कारण ही जो है तो ये सफल नहीं हो सका 1857 का विद्रोह। ये विद्रोह भारतीयों के जागरण और क्रांति का सूचक था। इस विद्रोह के उपरांत जो है तो भारत के शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटेन की सरकार के हाथ में आ गई थी और महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों को अनेक आश्वासन दिए, सांत्वनाएं दी, जिनकी चर्चा हिंदी साहित्य में यहाँ पर मिलती है। विक्टोरिया का जो शासन है वो भारत के लिए संतोष का विषय था। और नेक्स्ट आया यहाँ पर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिए, जीके के भी यहाँ पर क्वेश्चन है, आप नोट करते रहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होने वाला है।
प्रारंभ में इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के कार्य में सहायता देना था, परंतु बाद में इसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया। अब कांग्रेस को अपनी नर्म नीति विफल लगने लगी और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसकी घोषणा कर दी। कांग्रेस के दो दल हो गए, नर्म दल और गर्म दल। और इसी बीच क्या हुआ, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और अपनी कूटनीति का यहाँ पर परिचय दिया। बंगाल की जनता ने इसका कड़ा विरोध किया और ये विरोध देशव्यापी हो गया। इसके उपरांत क्या हुआ, सन 1914 में प्रथम महायुद्ध आरंभ हो गया। 1914 में प्रथम महायुद्ध आरंभ हुआ जो कि 4 वर्ष तक चलता रहा। भारतीयों ने सैनिक रूप में सभी मोर्चों पर अपनी वीरता का परिचय दिया, परंतु युद्ध समाप्ति पर अंग्रेजी सरकार अपने वचनों को भूल गई। उसने सन 1919 में रॉलेट एक्ट पास करके भारतीय जनता के अधिकारों को छीन लिया और यहीं से कांग्रेस की सत्याग्रह नीति तथा अंग्रेजों का दमन चक्कर आरंभ होता है। और 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड इसका ज्वलंत उदाहरण है। तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में जो है तो अमृत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सन 1920 में बाल गंगाधर तिलक के देहावसान के उपरांत कांग्रेस की वागडोर गांधी जी के हाथ में आ गई। उन्होंने सन 1929 में असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। इसमें क्या हुआ, विदेशी वस्त्रों, विदेशी नौकरियां, उपाधियां, जो न्यायालय थे, स्कूल, कॉलेज आदि का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अनेक देशभक्त मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय आदि जेलों में बंद कर दिए गए। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में मानवतावाद को प्रमुख स्थान दिया। उनकी इस भावना के कई रूप मिलते हैं, जैसे अहिंसा, सत्याग्रह, हिंदू मुस्लिम एकता, ग्रामोद्धार, धार्मिक समन्वय, जमींदारी प्रथा का विरोध इत्यादि। देखिए आगे क्या होता है, 1920 से 30 तक अंग्रेजों की कुटिलता पूर्ण चालें चलती रही। भाषा संबंधी झगड़े, मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सब यहाँ पर घटनाएं होती हैं। और इसके उपरांत क्या होता है, कमीशनों, गोलमेज कॉन्फ्रेंसों और संधियों का समय इसको कहा जाता है। 1937 में निर्वाचन हुए, अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने, परंतु 2 वर्ष पश्चात सन 1939 में द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के परामर्श के बिना ही युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी और इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र जो है तो दे दिया, परंतु मुस्लिम मंत्रिमंडल अब भी यहाँ पर बना हुआ था। सन 1942 में कांग्रेस की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ और सरकार ने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और जनता में क्रांति की आग भड़क उठी। सन 1945 में ब्रिटेन में उदार दल की सरकार बनी, जिसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सहानुभूति थी। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया, परंतु इसका विभाजन भी हो गया। और इस स्वाधीनता आंदोलन का प्रभाव जो है तो हिंदी साहित्य पर देखा जा सकता है, जैसे स्वतंत्र उत्तर भारत में 1948 में गांधी जी की हत्या, 1950 के संविधान के अनुसार कांग्रेस सरकार का गठन, 1962 में चीन का भारत पर आक्रमण, 1965 में भारत पाक युद्ध, 1971 में भारत बांग्लादेश का अस्तित्व प्रमुख घटनाएं हैं। आज स्वतंत्र भारत की चेतना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विकसित हो रही है। इस प्रकार आधुनिक काल राजनीतिक दृष्टि से उथल पुथल का काल रहा है। हिंदी साहित्य के विविध क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो आपने देखा किस किस तरह की जो है तो यहाँ पर घटनाएं होती हैं और ये सब जो था तो राजनीतिक परिस्थितियाँ यहाँ पर कही गई जो राजनीति से संबंधित है। अब हम देखेंगे सामाजिक परिस्थितियाँ, जो हमारे आसपास जो घटनाएं घटती हैं उनको हम सामाजिक परिस्थितियाँ कहते हैं। तो समाज में क्या था, यहाँ पर देखिए, भारत में अंग्रेजी शासन एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अंग्रेज ही तो हमारे चारों तरफ रहते थे, हमारे समाज में रहते थे, साथ में तो सामाजिक परिस्थितियाँ ही उनको कहा गया। अंग्रेजी शासन के प्रभाव से हमारी सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया। भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही हिंदू धर्म की स्थिति दृढ़ हो गई। तत्कालीन आंदोलनों ने समाज में एक क्रांति ला दी। इन आंदोलनों और समाज सुधारकों का जो प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक विषमताओं का उन्मूलन तथा भारतीय स्वाधीनता था। इनमें प्रमुख हैं ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस,
थियोसॉफिकल सोसाइटी, महाराष्ट्र समाज इत्यादि। ब्रह्मा समाज के जो प्रवर्तक हैं वो राजा राम मोहन राय थे। उनका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था, परंतु कुछ समय के उपरांत उनका भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग समाप्त हो गया था और अंग्रेजी शासन के साथ ईसाई धर्म का जो प्रवेश है वो भारत में हुआ। ईसाई पादरियों ने धड़ाधड़ लोगों को ईसाई बनाना आरंभ कर दिया तथा अपने धर्म का प्रचार किया। ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार की जो प्रतिक्रिया है उसके स्वरूप आर्य समाज की यहाँ पर स्थापना हुई। आर्य समाज के जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी दयानंद की देन अद्वितीय है। उन्होंने हिंदू समाज को जागृत किया और हिंदू की कट्टरता और अनुदारता को दूर करने का प्रयास किया। स्वामी जी ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, एक हिंदी भाषा का प्रचार, दूसरा राष्ट्रीयता का संचार। तत्कालीन सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह विरोध, जाति पांति के भेदभाव, स्त्री शिक्षा विरोध, समुद्र यात्रा निषेध, अंधविश्वास इत्यादि का कड़ा उन्होंने विरोध किया। प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों की कड़ी आलोचना की। साथ ही स्वामी जी ने वेदों के प्रति श्रद्धा जागृत की तथा शिक्षा प्रसार की ओर भी ध्यान दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा ही विदेशी नारी एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म में आस्था प्रकट कर उसे सुदृढ़ बनाया। तो किसने इसको सुदृढ़ बनाया? तो एनी बेसेंट ने बनाया और राष्ट्रीयता को यहाँ पर जागृत किया। बौद्धिकता का इन्होंने विरोध करके आध्यात्मिकता का उत्थान किया। रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद का योगदान भी यहाँ पर सराहनीय माना जाता है। उन्होंने राष्ट्रीयता का यहाँ पर प्रचार किया है तथा धर्म के सच्चे मार्ग की ओर यहाँ पर निर्देश किया है। हिंदी साहित्य पर उनके आदर्शों और चिंतन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने समाज सुधार की आवश्यकता पर बल दिया और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं। इस युग में एक और प्रवृत्ति उपलब्ध होती है और वह है मानवतावाद की। पूंजीवाद के फलस्वरूप वर्ग संघर्ष, जमींदारी प्रथा के अभिशाप और स्त्रियों की दुर्दशा के परिणाम स्वरूप जनवादी विचारों का महत्व बढ़ा। राजनीति में भी मानवतावाद को आधार बनाया गया। महात्मा गांधी जी की समस्त क्रियाएं तथा योजनाएं सामाजिक उन्नति के लिए शक्तिशाली सिद्ध हुई। विशेष रूप से निम्न वर्ग के लिए लोगों की सामाजिक अवस्था में बहुत परिवर्तन आया। गांधी जी ने ग्रामोद्धार और अछूतोद्धार पर बहुत बल दिया। देखिए, इस युग में अन्य मानवतावादी चिंतक जो है तो रविंद्रनाथ टैगोर हुए। उन पर स्वामी विवेकानंद के दर्शन का गहरा प्रभाव है। रविंद्र की कविताओं में उनके हृदय के करुण भावनाएं सामाजिक जागृति को प्रेरित करती हैं। उनका लक्ष्य है मानवता का विकास और राष्ट्रीय जागृति। सारांश ये है कि इस युग में जहां एक ओर राजनीतिक शोषण हो रहा था तो दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे थे। सामाजिक आंदोलनों से समाज में एक नव चेतना का संचार हुआ। समाज सुधारकों ने सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया तथा ठोस समाधान भी यहाँ पर प्रस्तुत किए। मिथ्या परंपराओं, बाल विवाह, छुआछूत, पूंजीवाद, दहेज प्रथा और जमींदारी प्रथा, समुद्र यात्रा निषेध, विधवा विवाह विरोध और अन्य अंधविश्वासों का घोर यहाँ पर विरोध किया। नारी उत्थान की चर्चा हुई। आध्यात्मिकता और मानवतावाद का प्रचार हुआ। इन सब का प्रभाव आधुनिक काल के साहित्य पर यहाँ पर पड़ा है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर पॉइंट आर्थिक परिस्थितियाँ। तो आर्थिक परिस्थितियाँ क्या क्या रही? आधुनिक काल के साहित्य की पृष्ठभूमि में देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के उपरांत सामंती व्यवस्था यहाँ पर समाप्त हो गई थी। अंग्रेजी शासकों ने भारतीय औद्योगिक विकास में रुचि प्रकट नहीं की। हमारे उद्योग धंधे काफ़ी फैले हुए थे जिन्हें अंग्रेजों ने नष्ट करके हमारी आर्थिक प्रगति को रोक का जो रास्ता था वो रोक दिया था। ब्रिटिश माल की खपत के लिए भारतीय वस्तुओं पर टैक्स लगाकर उनकी खरीद को निरुत्साहित किया। इस प्रकार विदेशी वस्तुओं का प्रचार धीरे धीरे बढ़ने लगा। भारत का धन विदेश की ओर प्रवाहित होने लगा। इस प्रकार अकाल, टैक्स और दरिद्रता उस युग की आर्थिक समस्याएं थीं। कांग्रेस ने भी अन्य मांगों के साथ जो है तो आर्थिक स्वतंत्रता की मांग रखी और अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। इसलिए उन्होंने क्या किया? भारतीय उद्योग धंधों का नाश, विदेशी पूंजी से उद्योग धंधे स्थापित किए। रेल, तार, डाक आदि की व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक सत्ता की सुविधा के लिए की थी। अपने लिए उन्होंने ये सब किया था, जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की थी ताकि उनके लिए सुविधा हो सके
और शिक्षा का प्रचार भी अपने विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए क्लर्क चाहिए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, शिक्षा का प्रचार किया था, क्योंकि उनको क्लर्क नहीं मिल रहे थे। जो विदेशी जो उनका साम्राज्य था उसको चलाने के लिए उनको पढ़े लिखे लोग भी चाहिए थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा का प्रचार भी किया था। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के उपरांत अपने समर्थकों को ब्रिटिश सरकार ने बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की और जमींदारी प्रथा को प्रश्रय दिया। नेक्स्ट है, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को विश्वव्यापी बेकारी और महंगाई का शिकार होना पड़ा। पूंजीवाद का बोलबाला होने से श्रमिक और कृषक वर्ग शोषण की चक्की में पिस रहा था। धीरे धीरे वर्ग संघर्ष बढ़ने लगा, क्योंकि मजदूर वर्ग में राजनीतिक चेतना आ गई। अब अंग्रेजों की आर्थिक नीति में परिवर्तन आने लगा। भारत को औद्योगिक उन्नति प्रदान की, किंतु आर्थिक शोषण कम न हुआ, उल्टे बढ़ा ही। धीरे धीरे युग के विचारकों का ध्यान निम्न वर्ग की करुणा दशा और यथार्थ की कठोर परिस्थितियों की ओर आकृष्ट हुआ। वर्ग संघर्ष से शोषित वर्ग में जागृति आई तथा वह विद्रोह के लिए तत्पर हुआ। देखिए, स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत ही देश की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश के आर्थिक दशा को सुधारने के प्रयत्न किए गए। आर्थिक दशा को सुधारने के प्रयत्न किस चीज़ से किए गए, तो पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास धार्मिक परिस्थितियाँ। तो धार्मिक परिस्थितियाँ क्या क्या रही, देखिए, भारतीय धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में अंग्रेजी शासकों और ईसाई मिशनरियों के प्रबल वेग का सामना करने के लिए धर्म सुधारकों को अत्यंत कठिन मार्ग से गुजरना पड़ा। उन्हें विदेशियों के समक्ष अपने धर्म की वकालत करना था तथा अपने देशवासियों के समक्ष धर्म के उज्ज्वल रूप को प्रस्तुत करना था। हर बात को तर्कसंगत बनाने का जो है तो यहाँ पर प्रयास किया जाता है। इसलिए इस युग में हिंदू धर्म में रूढ़िवादिता के स्थान पर स्वस्थ धार्मिक दृष्टिकोण मिलता है। मध्यकालीन धार्मिक भावनाओं का जो उदात्त रूप है इस युग में मिलता है। ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म आदि के प्रचारकों ने स्वस्थ और उदार धर्म को अपनाने का यहाँ पर उपदेश दिया। प्राचीन रूढ़ियों, अंधविश्वासों और पाखंडों का उन्होंने विरोध किया। समाज सुधारकों तथा धर्म प्रचारकों ने भारतीय मानस को नई जागृति और संवेदना, विचार, चिंतन प्रदान किया। फलतः परंपरावादी और सुधारक दोनों ही अतीत के गौरव को जागृत करने में सफल हुए। इससे भारत के जनमानस में आत्मगौरव जो है तो जागृत हुआ। उनमें भी अंग्रेजों का सामना करने तथा स्वतंत्रता की मांग करने का आत्मविश्वास मिला। भारतीय तथा पाश्चात्य धारणाओं के समन्वय से मानवतावाद की प्रतिष्ठा हुई। हिंदी के द्विवेदी युगीन साहित्य में इसी मानवतावादी रूप को अभिव्यक्ति मिली है। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की यहाँ पर स्थापना हुई, जिसमें राष्ट्रीय धर्म और मानवतावाद को सर्वोपरि स्थान मिला है। साथ ही साथ हमारी धार्मिक दृष्टि समन्वयवादी हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो साहित्यिक परिस्थितियाँ क्या क्या रही यहाँ पर, तो आधुनिक काल का जो साहित्य है अपने पूर्ववर्ती साहित्य से सर्वथा भिन्न है। इसकी पृष्ठभूमि मेरा रीतिकालीन श्रृंगारी काव्य है, जिसका पोषण सामंती छत्रछाया में हुआ है। राज दरबारी वातावरण में रचित साहित्य का आरंभ ही जनजीवन के चित्रण के साथ हुआ। आधुनिक काल के साहित्य में व्यापकता, उदारता, विविधता ये सब है। रीतिकाल की कविता पूर्णतया रूढ़िग्रस्त हो गई है। भाषा, भाव, शिल्प सभी इतना रूढ़िग्रस्त हो गया है कि इन सब की घोर प्रतिक्रिया हुई और साहित्य में नवयुग चेतना का आरंभ हुआ। इस नवयुग चेतना का जो आरंभ है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से होता है। साहित्य के विषय और शैली दोनों में क्रांति हुई। भाषा में परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक काल की नवयुग चेतना को जन्म देने वाली परिस्थितियों के कारण तथा नई आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा पद्धति और नवीन जीवन पद्धति के कारण देश की पहचान खो गई थी। प्रबुद्ध जन नए सिरे से अपनी पहचान बनाने के लिए कटिबद्ध हो गए। पश्चिमीकरण और भारतीयकरण का परस्पर संघर्ष होने लगा था। फलस्वरूप साहित्यकारों ने अपने अतीत को सामने रखकर भारतीयों को अपने गौरव का अनुभव करवाया और देश में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को ठोस भूमि प्रदान की। आधुनिक काल का अधिकतर साहित्य अपने को पहचानने और पाश्चात्य बंधनों से छुटकारा पाने का ये इतिहास है। अतीत के इस गौरव को देश की सभी भाषाओं ने अभिव्यक्त किया है।
नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय हिंदू युग का जो साहित्य है, आधुनिक काल का यहाँ पर प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्राचीन के प्रति मोह और नवीन के प्रति आग्रह का ये भाव है। द्विवेदी युग में मानवतावाद का स्वर बहुत प्रबल है। बुद्धिवाद ने रूढ़ियों का खंडन करके नवीन मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की। भाषा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। छायावादी युग में इतिवृत्तात्मकता के प्रति विद्रोह हुआ। विषयों का विस्तार हुआ। सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि तथा प्रेम, प्रकृति प्रेम के साथ साथ खड़ी बोली का यहाँ पर परिष्कार हुआ। प्रगतिवादी साहित्य में विश्व मानवता का स्वर मुखरित हुआ तथा निम्न वर्ग के चित्रण को यहाँ पर महत्व मिला। कला को कला के लिए मानकर चलने वाले प्रयोगवाद के मूल में भी प्रगतिवाद की भांति ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक असंतोष ही रहा है। आधुनिक साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविर्भाव है। पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव में आकर भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में काव्य के विभिन्न रूपों का प्रचलन हुआ। कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध, आलोचना, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, डायरी इत्यादि। अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से तथा अन्य भाषाओं के साहित्य के प्रभाव से हिंदी साहित्य की प्रगति की दिशा ही बदल गई। तो देखिए ये थी हमारी ये वीडियो आधुनिक साहित्य का जो यहाँ पर ये राजनीतिक परिस्थितियाँ आ गई, सामाजिक, धार्मिक, ये सब हमने जो है तो यहाँ पर परिस्थितियों को पढ़ा, आधुनिक काल की परिस्थितियों को। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये थी हमारी वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर से हमें बताएं और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।